नमस्कार। रोग निदान और चिकित्सा के 161 लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी हम रोग निदान और चिकित्सा रोग निदान और चिकित्सा के लास्ट के चरण में अभी है। तो इसमें हम बात करने जा रहे हैं नासा रोग के बारे में। ठीक है, तो नासा रोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या बातें शुरुआत में आती है कि भाई नासा रोग के बारे में हम जब बात करते हैं तो क्या होता है, मतलब आपके सामने या क्लिनिकल इसमें क्या देखते हैं, ज़्यादा करके कौन कौन से पेशेंट रहते हैं? हाँ, कौन कौन से पेशेंट ज़्यादा रहते हैं? नाक में से पानी आना, बराबर कि नहीं? मेरी आवाज़ आ रही है ना? निधि? यस सर। हाँ, आप बताओ ना, बात करो ना। कौन कौन से पेशेंट आपके सामने आते हैं जब भी हम नेज़ल के कोई डिसीज़ के बारे में बात करते हैं? तो कौन कौन से पेशेंट के बारे में हमारे इसमें ज़्यादा करके रहते हैं? सर साइनसाइटिस है, पॉलिप्स आते हैं, नेजल पॉलिप्स में डीएनएस वाले आ जाते हैं। बराबर है, लेकिन नॉर्मली अपन एक साधारण व्याधि के बारे में बात करेंगे, स्थानिक कॉमन साधारण। कोल्ड कॉमन कोल्ड है, नाक में से पानी बहना। और बराबर है। राइनाइटिस भी सर, जो भी हमें भी आज हो गई अचानक। एलर्जिक राइनाइटिस हो। राइनाइटिस। हाँ जी। हाँ, अभी थोड़ा डिसीज के नाम से बात करने से अच्छा है हम थोड़ा सिम्टम्स के हिसाब से बात करेंगे। ओके। सिम्टम्स के हिसाब से माने नाक में से या जो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, बराबर है। राइट। सेकेंड थिंग क्या आता है कि छींके ज़्यादा आती है, स्नीजिंग ज़्यादा होता है। और क्या होता है, बच्चों में ज़्यादा करके क्या तकलीफें होती है? नेज़ल ब्लॉकेज हो जाता है, बराबर है। राइट। चौथा क्या होता है कि नेज़ल में कफ का जो कफ ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। तो बच्चे क्या करते हैं कि मोस्टली वो नाक से सांस नहीं ले पाते तो मुंह से सांस लेते हैं। उसके बाद में जो ये नेज़ल साइनसेस है वो कफ से भर जाते हैं, पानी से भर जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, वो पानी से भर जाने के कारण नेज़ल में, मतलब यहाँ पे फ्रंटल साइड में और शंख प्रदेश में दर्द होता है। ये मैं साधारण का बात कर रहा हूँ। अभी समझो वो वैसा ही अगर ज़्यादा दिन तक रहा तो उस वाटरी डिस्चार्ज में या वो वाटरी कफ में पित्त में परिवर्तित होके उसमें इन्फेक्शन उत्पन्न होता है और बुखार आता है, ज्वर उत्पन्न होता है। ठीक है। और क्या सिम्टम्स देखेंगे? निगलने में तकलीफ होती है, बुखार आता है, निगलने में तकलीफ उत्पन्न होती है। ये सारे लक्षण नासा रोग में दिखाई देते हैं। अभी जब निगलने में तकलीफ होती है तब फ्रंटल नोजल पार्ट जो है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नोज, ये दोनों को परीक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब जब हम नेज़ल का एग्जामिनेशन करते हैं, नॉर्मली जनरल प्रैक्टिशनर जो है वो नेज़ल स्पेकुलम मिलता है। ठीक है, इस नेज़ल स्पेकुलम से आप एंटीरियर पार्ट के जो दोनों सेप्टम्स हैं
वो ध्यान से देख सकते हैं। और मुंह से टंग को प्रेस करके एक आईने के माफिक जो एक स्पेकुलम अंदर डाला जाता है, उससे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल जो है वो देखा जाता है। तो मोस्टली हमें क्या देखा जाता है कि जब कोई अर्बुद है या कोई सिस्ट है या कोई अर्श है नासा में अंदर, जिससे कारण एयरवेज को पास होने में तकलीफ होती है, जिससे नासा अवरोध उत्पन्न होता है, बराबर है। और उसके बाद उस अवरोध के कारण जो नेजल में जो सिलिया है, ये नेजल की सिलिया में ईचिंग होता है और वहां से सिक्रीशन क्रिएट होता है, जो सिक्रीशन कंटिन्यूअसली बहता रहता है। मोर इट स्टिमुलेट मोर इट सीक्रेट्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जो जगह है नेजल का जो इनर पैसेज है वो बहुत ड्राई अप हो जाता है, जिससे ईचिंग होती है, ड्राई हो जाता है, जिसे हम नासा शुष्कता कहते हैं। अभी कभी कभी ऐसा भी होता है कि बचपन में या किसी कारण के वजह इफ इट इज गेट सम डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम, उसके कारण द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम get directly contact with the air, and the hair cilia which is present in the epithelial layer of the nasal septum get stimulated and it secrete more and more secretion. तो nasal septum, deviated nasal septum भी one of the reason है। कभी कभी किसी को गंध ग्रहण यानी कि स्मेल नहीं होता या कम होता, ऐसा भी हमने कोविड में देखा है। तो जो कफ का जो ये स्थान है, कफदोष का ये जो नासा कंठ ये जो स्थान है, ये एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे हमने आंखों में भी देखा कि आंखों को दृष्टि ज्यादा करके कफ से है, और इधर नासा ये खुद कफ का स्थान है, जहां उसको कफ दोष से ही अत्यधिक मात्रा में अगर उसकी वृद्धि हुई तो यही कफ दोष वात दोष के साथ में या पित्त दोष के साथ में डिफॉर्मिटी क्रिएट करता है। वात दोष के साथ में करेगा तो वो नेजल सेप्टम को डेविएट करेगा, कफ दोष की वृद्धि के कारण वहां पे पॉलिप उत्पन्न होगा, अर्श उत्पन्न होगा, या पित्त दोष के उत्पन्न कारण वो जो नासा स्त्राव है वो उसमें पक्वा अवस्था आएगा। तो पक्वा अवस्था आ गया तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उसे आप क्रोनिक राइनाइटिस में भी कंसीडर कर सकते हैं। और एट लास्ट जब भी किसी के नेजल पैसेज में ज़्यादा मात्रा में कफ रहता है तो आवाज़ में भी बदल उत्पन्न होता है, स्वर में विकृति उत्पन्न होती है। तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है ऐसा, और ये होने का कारण क्या है? ये क्यों होता है, इसका होने का कारण क्या है कि अगर किसी व्यक्ति की प्रकृति कफ की है या उस व्यक्ति ने अत्यधिक मात्रा में कफज आहार विहार अगर लिया है, right, Mukesh, allergic rhinitis also right, DNS is also right। तो अगर किसी व्यक्ति में को कफा वर्धक आहार खाने की आदत है, यानी कि दही किसी को खाने की आदत है, या अत्यधिक एक टाइम में अम्बुपान करने की आदत है, अम्बु माने पानी, जल सेवन की अगर किसी को आदत है, तो ऐसे व्यक्ति में, या कभी कहो कि जागरण माने रात भर जगा रहना, ये एक वन ऑफ द रीजन है वात की वृद्धि के लिए। देखो हर एक स्थान में हर एक दोष जो है ना वो परफेक्टली सिचुएटेड रहते हैं। आमाशय में कफ का स्थान है,
नासा में कफ का स्थान है, आंखों में पित्त का स्थान है। यहाँ पे हर एक स्थान में दोष अपने अपने जगह पे अपने अपने घर में स्थिर है। लेकिन जब कभी पेशेंट या रुग्ण इस प्रकार से आहार विहार करता है जिसके कारण वो दोष को या उसके संबंधित अदर दोष में वृद्धि हो जाती है। जैसे में नाइट में कोई जॉब करने वाला व्यक्ति है जो जागरण कर रहा है, एक्चुअली क्या है कि उसने रात भर सोना जरूरी है, 8 घंटे का 7 घंटे की नींद उसको मिलना जरूरी है। अगर 7 घंटे की नींद उसको नहीं मिल रही है तो वात का प्रकोप होगा, जागरण होगा, और जागरण के कारण उत्पन्न होने वाला प्रतिशाय, यही कहूंगा मैं, प्रतिशाय। जैसे अति सार वैसे प्रतिशाय। बह रहा है क्लेद जल महाभूत अत्यधिक मात्रा में, नीचे भी अगर गर्दन किया तो भी जल बहता रहता है। तो ये जो अभी साइनस के जो प्रॉब्लम है, अभी तो ऋतु जो चल रहा है ये बारिश का ही ऋतु चल रहा है, वर्षा ऋतु का ही चल रहा है, तो इसमें साइनस के, साइनोसाइटिस के, डीएनएस के, राइनाइटिस के प्रॉब्लम अत्यधिक मात्रा में बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं और दिखते ही है। तो जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में, आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब आप इस प्रकार के पेशेंट को देखते हैं, उनकी नाड़ी जब देखेंगे सुपरफिशियली, तो सुपरफिशियली जब आप उनकी नाड़ी किसी भी टाइम पे देखो, किसी भी टाइम पे देखो, और वो अगर प्रतिशाय से पीड़ित है तो उसमें कफ की और वात की वृद्धि आपको दिखेगी। और कफ की वृद्धि अत्यधिक मात्रा में दिखेगी। 3 नंबर पे कफ रहेगा, 2 नंबर पे वात रहेगा और 1 नंबर पे पित्त आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे समय में आपको पहले यह निश्चित करके लेना है कि दोषों की कौन सी वृद्धि है, कफ की वृद्धि है या वात की वृद्धि है। तो उस हिसाब से आपका डायग्नोसिस स्लोली बनना जरूरी है। डायग्नोसिस करने से पहले आपका दोषों का डायग्नोसिस होना चाहिए कि कौन से दोषों की वृद्धि आपको दिख रही है। उसके बाद अभी कफ का आश्रयाश्री म्हणजे इंडिपेंडेंट जो संबंध है, डिपेंडेंट संबंध जो है वो रस धातु से है, मांस धातु से है, मेद धातु से है, शुक्र धातु से भी है कि नहीं? शुक्र धातु से कफ का संबंध है या नहीं है? कफ का आश्रयाश्रय संबंध रस धातु से है, मांस धातु से है, मेद धातु से है, शुक्र धातु से है क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूं। योगेश जी सर है ना? हाँ तो अगर शुक्र का पतन ज्यादा मात्रा में अगर होता है, अति व्यवाय अगर होता है, तो भी प्रतिशाय अत्यधिक मात्रा में वात प्रकोप के कारण दिखाई देता है। क्योंकि अगर जहां जहां पे कफ का स्थान है वहां पे अगर रिक्तता आती है तो वहां पे वायु का प्रवेश होकर वो वायु जिसका वो स्थान है ही नहीं, ना आमाशय उसका स्थान है, ना कंठ उसका स्थान है, ना नासा उसका स्थान है, वहां पे वायु अगर आ गया तो ऑलरेडी जो कफ वहां पे है वो उसको खराब कर देता है। बराबर कि नहीं? ऑलरेडी जो वायु वहां पे है वो उसको खराब कर देता है और उसको खराब करने के कारण वहां के कफ में दुष्टि उत्पन्न करता है। इसीलिए अष्टांग हृदय में वाग्भट ने, आचार्य वाग्भट जी ने अति स्त्री संग या अति व्यवाय ये कारण बताया गया है। उसके बाद में इन्फेक्टेड पानी पीना, फूड खाना, ज्यादा मात्रा में पानी पीना या जागरण करना या बहुत ज्यादा मात्रा में
सोना, ये भी एक कारण है। तो ये सारे कारण, और अभिसंधि कफरुद्धिकर आहार का सेवन करना, ये कारण हेतु बताए गए हैं। तो बहुत ही कम उम्र में अगर ये चीजें दिखाई देती है, 20 की उम्र के पहले ही अगर जिन बच्चों में ये अगर दिखाई देता है तो उनमें मोस्ट प्रोबेबली नेजल में डेविएशन रहता है, सेप्टम में पॉलिप रहता है। बहुत कम बार ऐसे दिखाई देता है कि ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, यहां पे साइनस के बीच में एक प्लेट होती है, यहाँ पे फ्रंटल साइनस और नेजल में क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, उस प्लेट में लीकेज दिखाई दिया तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लीकेज नेजल से होता है। सीएसएफ का लीकेज नेजल के थ्रू, बहुत ही पतला पतला स्राव का, और उसमें पता नहीं चलता है पेशेंट को भी, लेकिन उसको हेडेक होता है। ये बात तो माननी चाहिए। और ये हेडल पैराइटल लोब में ज्यादा मात्रा में हेडेक होता है। अगर किसी व्यक्ति को आंखों से धुंधला दिखता है तो उसको आंखों से बिल्कुल भी कम दिखाई अगर दिया, और अगर उसके मस्तिष्क में अगर ट्यूमर है तो उसका जो ऑप्टिक का जो सेंटर है पीछे बाजू में, ऑसिपिटल बाजू में, वहां पे उसको दर्द होगा। अगर ट्यूमर वगैरह 17-18 नंबर के एरिया में अगर ट्यूमर रहता है तो यह ऐसा होता है। चलो बात करते हैं कि कौन कौन से आजार, कौन कौन से बीमारियां इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां इसमें दिखाई देती है। तो इसमें हम पहले बात करेंगे अपीनस। अपीनस के बारे में क्या लिखा हुआ है, जरा हम उसके बारे में बात करेंगे। अपीनस के बारे में ऐसा लिखा है कि आनय्यते यस्य विशुष्यते च प्रक्लिद्यते धुप्यति च अपि नासा न वेत्ति यो गंध साच जंतुष्ट व्यवत्वे पिनसेन। The disease of penis is related to the condition where the nasal passage has been obstructed and dried up or turned very moist. If there is the feeling as through warm smoke is coming out of the nose, गरम गरम ऐसी बाफे बाहर आती है. If one does not understand the smell or taste of the material, one is considered as a suffering from the disease of penis. It arises from the morbid increases the vat and kapha together as a feature identical to प्रतिशाया. आइडेंटिकल टू प्रतिशाया. तो प्रतिशाया के बारे में उन्होंने प्रतिशाया से आइडेंटिकल रूप में इन्होंने इसके बारे में कहा है. ठीक है. दूसरा पार्ट अगर हम देखेंगे प्रतिशाय के बारे में. एक्चुअली ये ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि है. इसमें भी हेतु क्या है? अति शीतंबु सेवन, धूम, धूल, मिट्टी, अति मैथुन, वेग का धारण करना, व्यवाय, शीत, उष्ण, रुक्ष, अभिसंधि आहार का सेवन, दिन में ज्यादा मात्रा में सोना, ये सारे लक्षण इसमें बताए गए हैं. ठीक है. तो इसमें क्या कारण प्रतिशाय में देखा जाता है कि भाई डिस्टर्बेंस इन स्मेल, म्यूकस डिस्चार्ज, ईचिंग इन नोज, हेडेक, फीवर, ड्राइनेस इन थ्रोट. ठीक है. तो ये वातज प्रतिशाय के बारे में उन्होंने टैग्स भी दिए हैं प्रतिशाय के. ठीक है. वात प्रतिशाय के टोटल अगर देखा जाए तो अराउंड 31 डिसीजेस बताए गए हैं आचार्यों ने. मतलब प्रतिशाय के वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सर्वज, शोध के भी वात, पित्त, कफज, सन्निपतिक. अभी रक्तज प्रतिशाय और
एक अलग से भी उन्होंने शोणित पित्त यानी रक्त पित्त जैसा ही बताया है। पीनस अपीनस अर्बुद, अर्बुद के तो उन्होंने ट्यूमर की तरह पकड़ के चलो, अर्बुद के उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, मांसज, मेदोज, सर्वज, सन्निपातिक ऐसा भी प्रकार बताए हैं। अर्श भी है, ठीक है, अर्श तो इसमें भी वातिक, पैतिक, कफज और सान्निपातिक अर्श बताए हैं। फिर उसमें पुतिनस्य परिस्राव, नासा पाक, नासा अनाह, पुयशोनिद, ये भी व्याधियां उन्होंने उसमें बताए गए हैं। तो चलो हम जरा वातज प्रतिशाय को मॉडर्न के हिसाब से थोड़ा ध्यान में देंगे कि भाई वातज प्रतिशाय में क्या होता है। वातज है तो ड्राइनेस होगा, शिरोशूल होगा और पानी के तरह जलस्त्राव नाक से बहता रहता है, ठीक है, ये वातज प्रतिशाय, जिसको आप ड्राई साइनोसाइटिस बोल सकते हैं या साइनोसाइटिस या एट्रोफिक साइनोसाइटिस भी बोल सकते हैं। पित्तज प्रतिशाय के बारे में बात करते हैं। गरम गरम ऐसा स्मोक की तरह बाफ नाक से गिरती है। पीला पीला या सफेद पीला कलर का कफ स्त्राव होता है, दाह होता है, जलन होती है, थोड़ी थोड़ी फुंसियां भी आती है अंदर नाक में, या रेडनेस हो जाता है। नाक से जो ब्रीदिंग होता है उससे बैड स्मेल होता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला कि जहां पित्त की अवस्था है वहां पाका अवस्था है, वहां पाका अवस्था है वहां इन्फेक्शन है। तो इसे हम इन्फेक्टिव साइनोसाइटिस या इन्फेक्टिव राइनाइटिस भी या एक्यूट साइनोसाइटिस भी बोल सकते हैं, या इन्फेक्टिव राइनाइटिस बोल सकते हैं, या बैक्टीरियल राइनाइटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कफज प्रतिशाय के बारे में बात करेंगे। अभी कफज प्रतिशाय में श्वेत स्राव होगा, सफेद स्राव निकलता रहता है। अभी वातज प्रतिशाय और कफज प्रतिशाय में थोड़ा सा यह होता है कि थोड़ा गाढ़ापन कफज प्रतिशाय में रहता है। जितना नाक को ऊपर खींचेंगे उतना सर में दर्द होता है। प्रतिशाय होता है, प्रतिशाय में मतलब नाक से इतना पानी नहीं बहता लेकिन कफ ज्यादा जमा होता है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है और पेशेंट को बार बार नोज को ब्लो करना पड़ता है। और ये कफ के कारण भी मुझे कभी कभी ये सवाल हो जाता है कि भाई ये कफ आता कहां से है। ये साइनस के अंदर, ये फ्रंटल साइनस जो है इसमें ये कफ आता कहां से है। तो कफ आने का मार्ग क्या है? अमाशय। अमाशय में संप्राप्ति प्राप्त होती है। ये कफ की अत्यधिक मात्रा में क्लेद उत्पन्न करने वाले आहारों का सेवन करने के कारण उत्पन्न होने वाला कफ कफवाहिनी नाड़ियों के द्वारा, यानी कि कफवाहिनी नाड़ियां माने ऐसा नहीं कह सकते, लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फेटिक जो वेजल्स है, लिम्फेटिक वेजल्स जो स्टमक को सप्लाई करते हैं, जो ग्रहणी को सप्लाई करते हैं, ठीक है। आचार्य शारंगधर संहिता में आचार्य शारंगधर जी ने ऐसा कहा है कि जो आहार रस ग्रहणी से उत्पन्न होता है वो डायरेक्टली हृदय के पास जाता है, नीचे जाता ही नहीं, वो डायरेक्टली। या हम ऐसा कह सकते हैं कि कुछ आहार रस डायरेक्टली लिम्फेटिक सिस्टम से थोरैसिक डक्ट के द्वारा राइट साइड ऑफ द एट्रियम में आती होंगी, ठीक है। बराबर है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से ये लिम्फेटिक सिस्टम ड्रेन होती है हार्ट के अंदर। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम के साथ में ये कफ आता है जो हृदय पे आएगा, हृदय से फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से नासा के द्वारा यहां पे वो जल की संचिति होगी। कोई भी साइनस का पेशेंट लो आप, कोई भी, उसका ये जो पार्ट है ना, ये स्वेल रहता है, ये वाला नहीं तो ये वाला माथा, ठीक है। तो आपको ये साइनस को ठीक करने के लिए आपको लेपन चिकित्सा जो है ना, ये नासा के इस ट्रायंगल में होना बहुत जरूरी है। लेपन चिकित्सा इस ट्रायंगल में और ये माथा पे लेपन चिकित्सा होनी जरूरी है।
तो कभी हम सूंठ का लेपन करेंगे, कभी हम काला मिरी का लेपन करेंगे, कभी हम वचा सूंठ कर्कट श्रृंगी मुस्ता त्रिफला इसका लेपन कर सकते हैं, या कभी पुनर्नवा मुस्ता सूंठ इसका लेपन कर सकते हैं। तो ये पानी जो भरा हुआ रहता है साइनस में, इसमें कभी कभी तरल भाव में कफ, अभी उधर थोड़ा सा फ्लूइड तो रहना ही चाहिए, क्योंकि एक प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। एक हम पकड़ के चलो कि एक 5 to 15 ml का पानी वहां पे रहना जरूरी है, लेकिन वो पानी उससे ज्यादा मात्रा में बढ़ गया तो वो नाक से बाहर आएगा। तो ये पानी वहां पे जमा ना हो, नाक से डायरेक्टली पानी नहीं आता है, पहला ये साइनस भरेंगे, फिर साइनस से ये पानी नासा से बाहर आएगा। तो ये साइनस को भरने मत दो, ऐसा आहार मत किया करो कि जिससे आपको ये तकलीफ होती है। आइसक्रीम खाना, बार बार हफ्ते में 3 बार आइसक्रीम खाना, हफ्ते में 3-4 बार दही खाना, हफ्ते में 3-4 बार जागरण करना, अति व्यवहार करना, ज्यादा पानी पीने, एक बार पानी पीने को बैठ गए तो आधा लीटर पानी एक साथ ही पी लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिशाय में हम जब चिकित्सा, अभी कफज प्रतिशाय को भी आप, कफज प्रतिशाय में क्या होता है कि अत्यधिक मात्रा में कफ का वहां पे होना, इसके लिए धूल मिट्टी ये एक महत्वपूर्ण कारण है। धूल मिट्टी, वातज प्रतिशाय कैन बी कन्वर्टेड इनटू पित्तज प्रतिशाय इनटू इन्फेक्टिव इफ इज नॉट ट्रीटेड। कफज प्रतिशाय also can be converted into पित्तज प्रतिशाय if it is not treated properly. तो कफज प्रतिशाय can be a allergic rhinitis, can be a allergic rhinitis where धूल मिट्टी से वो स्त्राव उत्पन्न होता है, या एडेनॉइड्स जो पीछे होते हैं टॉन्सिल के जैसे ही काम करते हैं, उनमें भी वृद्धि होना। अब वो एडेनॉइड में वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि ये साइनस भरे हुए हैं, इसलिए इस एडेनॉइड्स में वृद्धि होती है। तो ये एडेनॉइड्स की वजह से क्या होता है कि सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होती है। बच्चों में होता है, ये 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं ना, इनमें एडेनॉइड्स की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत सारे वैद्यकीय चिकित्सक जो है वो बोलते हैं इसको निकाल दो, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सक जो है वो एडेनोइटिस जो कि इन्फेक्शन है, या टॉन्सिलाइटिस जैसे जो इन्फेक्शन है, उसको 100% दवाई से ठीक कर देता है। 101%। एडेनोइड को निकालने की जरूरत नहीं है, टॉन्सिल्स को निकालने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो गलतियां आपकी हो रही है, बच्चों को जो आप आहार खाने में दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव करो, कुछ दवाई उसको खाने में रखो और उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। आप समझ रहे? तो इस प्रकार से आहार विहार अगर रखते हैं तो ना एडेनोइड्स निकालने की जरूरत है, और 5 साल के कम उम्र तक बच्चों का वजन कम रहता है, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, इसलिए ये तकलीफ होती है। एक बार उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो गई तो ये तकलीफ उनको बाद में हो भी जाती है, तो भी उनकी प्रतिकार शक्ति उसको फाइट करती है और वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ट्रीटमेंट देना जरूरी होता है। बहुत बार ये कफज प्रतिशाय आगे जाके स्मेल लेने में तकलीफ होता है, स्मेल लेने में तकलीफ उत्पन्न होता है। अभी एक बात आप समझ लो कि भाई किसी व्यक्ति को हमने नेत्र रोग में ये देखा कि भाई दृष्टि का प्रक्षेप, दृष्टि कैसे होती है, दृष्टि किसी चीज को हम देखते तो वो हमें कैसे पता चलता है कि वो हमें दिख रहा है। वैसे ही नासा के बारे में, नासा के बारे में अगर आप देखेंगे ना, तो पहला तो ये जो सेप्टम है, ये सेप्टम के अंदर एक ऑल्फैक्टरी सिलिया होती है, उसके नीचे म्यूकस लेयर होता है, उसके नीचे ऑल्फैक्टरी सिलिया कनेक्टेड टू ऑल्फैक्टरी सेल्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी सेल्स अगेन ऊपर जाके उनके ग्लैंड्स है, जिसे हम बॉमन्स ग्लैंड्स कहते हैं, जैसे इन बॉमन्स ग्लैंड्स में ये सिलिया कनेक्टेड होती है, ये ऑल्फैक्टरी सेल्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं। तो इस
ग्लैंड्स में ये ग्लैंड से ज्यादा मात्रा में सिक्रीशन होता है। ये सिक्रीशन जो होता है तो कहां से होता है? बाउमन्स ग्लैंड से होता है, जो इपिथेलियल लेयर में होता है। ऑल्फैक्टरी इपिथेलियल लेयर्स में ये ग्लैंड्स होती है। ये सिलिया जो नर्व सेल से कनेक्ट होती है, अभी नर्व सेल्स है, नाक में जो नर्व सेल्स होता है, ये ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स होते हैं। ये बाइपोलर होते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स। ये नर्व सेल्स के बारे में अगर आप देखेंगे, इनके भी टेल होती है, एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। नर्व सेल का स्ट्रक्चर अगर आपने थोड़ा सा दिमाग में लाएगा तो उनको आपको समझ में आएगा कि उनके डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, टेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारी चीजें उसमें होती है। वैसा ही ऑल्फैक्टरी न्यूरल सेल्स का होता है। ठीक है। मोस्टली हमने क्या देखा है कि कोई भी चीज का जो सेंसरी पार्ट जो होता है, वो सेंसरी पार्ट कोडिंग फॉर्मेशन में मैसेज को कलेक्ट करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, और वो ट्रैवल करके मिडिल ऑब्लोंगेटा के पार्ट में या कोई क्रैनियल नर्व्स तक वो वहां पे कलेक्ट करता है। वहां से वो मैमलरी ग्लैंड्स तक, मतलब जो इमोशनल ग्लैंड्स है, जैसे कि एमलग्लैंडा, हाइपोकैलामस, हाइपोथैलामस, थैलामस, फोर्थ वेंट्रिकल, यहां पे वो इमोशनल सेंटर में वो मैसेज लेके जाता है। वहां पे एनालाइज होता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये स्मेल अच्छा है, ये स्मेल बुरा है, ऐसा। लेकिन यहां पे ऑल्फैक्टरी में मिडिल ऑब्लोंगेटा में कोई नहीं जाता, पीछे कोई नहीं जाता, डायरेक्टली नाक से ये मस्तिष्क में सेरिब्रम तक चला जाता है। नाक से डायरेक्ट मेमोरी ग्लैंड में जाएगा, यानी कि इमोशनल सेंटर में जाएगा डायरेक्टली। ये जो अब उसका भी एक ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी चाइज्मा होता है, ऑल्फैक्टरी चैनल होते हैं, जहां पे उसका एक कनेक्शन ध्यान से देखो। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि ये सिलिया है, ऑल्फैक्टरी सिलिया है। ये सिलिया कनेक्टेड टू बाउमन्स ग्लैंड्स, देन द एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर नर्व सेल्स, और फिर ये नर्व सेल्स ये क्रिब्रिफ्रॉम प्लेट से पास करके ऊपर जाती है। ये क्रिब्रिफ्रॉम जो प्लेट है यहां पे, इस प्लेट से पास करके, पेनिट्रेट करके ऊपर जाती है। तो ऊपर जाने के बाद वहां पे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट है, रिंग है। इस ऑल्फैक्टरी रिंग में ये जो क्रिब्रिफ्रॉम प्लेट से जो नर्व सेल्स, ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स आए हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक है माइट्रल नर्व सेल्स और एक है टफ्टेड नर्व सेल्स। एक जो है वो स्मेल कैरी करता है, और दूसरा जो है ये स्मेल अच्छा है या बुरा है इसका एनालाइज करता है। मतलब एक एक्सॉन जाता है डायरेक्टली इमोशनल सेंटर के बाद, एमलग्लैंडा के पास, हिप्पोकैम्पस के पास, जहां पे वो एनालाइज होगा कि ये बुरा स्मेल है या अच्छा स्मेल है। अगर बुरा है तो उसको वो डिसलाइक करेगा, या अच्छा है तो लाइक करेगा। और दूसरा जो नर्व सेल है, यानी कि माइट्रल नर्व सेल, जो ऑल्फैक्टरी नर्व सेल है, वो स्मेल को कैरी करता है, ओनली स्मेल को। तो कभी कभी क्या होता है, अगर इसमें, इस सिलिया में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, मोस्टली ये होता है कि जब ये इसका ऑपरेशन होता है ना, नेजल सेप्टम का या इसका, मतलब ऐसा नहीं होता है कभी भी, लेकिन 1%, 0.00001% में कभी कभी ऑपरेटेड में ये सिलिया अगर ये कोई डैमेज होकर हो जाता है तो स्मेल, गंध ग्रहण में प्रॉब्लम हो जाता है। या अगर ये कफ अत्यधिक मात्रा में नासागत पार्ट में अगर रह जाता है तो भी
आगे जाके बहुत दिनों के बाद ये क्रोनिक राइनाइटिस जब हो जाता है तो गंध ग्रहण में प्रॉब्लम हो जाता है, स्मेल में प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस इमोशनल सेंटर में जहां इसका एनालाइज होता है, वहां से ये सेरिब्रम में ऑल्फैक्टरी न्यूक्लियस में ये चला जाता है। वहां पे सेंसरी सेंटर, मोटार सेंटर, यहां पे उसका फिर से एनालाइज होगा, यह गंध अच्छा है बुरा है, ये डिसीजन देने के बाद फिर नासा के बाद वो मैसेज भेजा जाता है। और तब नासा अगर अच्छा है तो स्माइल करेगा, बुरा है तो मतलब वो गंध का फिर वो अलग अलग एक्सप्रेशन क्रिएट होता है। फिर वहां पे मसल्स का अलग अलग काम होता है। तो यहां पे मेडुला ऑब्लोंगेटा में कोई भी ट्रैक जाता नहीं है, डायरेक्टली सेरिब्रम में जाता है। इसलिए यह कहा गया है नासा ही शिरोद्वारम। क्यों कहा गया है नासा ही शिरोद्वारम? क्योंकि डायरेक्ट ऑल्फैक्टरी नर्व्स नासा से डायरेक्ट सेरिब्रम में ओपन होते हैं, पासिंग थ्रू क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। समझ में आ रहा है? तो ये जो ज्ञान ग्रहण की जो मेथड जो उन्होंने बताई है ज्ञान ग्रहण करने की, ये मेथड उन्होंने इसी प्रकार से बताइए कि भाई ज्ञान ग्रहण किस प्रकार से होता है। जैसे कि नेत्र में हमने ऑप्टिक चाइज्मा थ्रू मेडुला ऑब्लोंगेटा में गए थे हम, नेत्र में वहां पे क्रॉस हुआ ऑप्टिक चाइज्मा। मेडुला ऑब्लोंगेटा में राइट आ गया, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड के आए गए राइट साइड में, फिर वो अगेन मेमोरी ग्लैंड से इमोशनल ग्लैंड्स के पास वहां पे गए, वहां से फिर वो ब्रेन में गए। ऐसा भी, लेकिन यहां पे कोई मेडुला ऑब्लोंगेटा में कोई भी क्रॉस नहीं होता, कोई भी नर्व सेल क्रॉस नहीं होती। अभी प्रतिशाय में उन्होंने दो प्रकार के प्रतिशाय कहे गए हैं उन्होंने, कि एक जो है वो निज प्रतिशाय, मतलब कि नया नया जो प्रतिशाय होता है, और एक जो प्रतिशाय के बारे में उन्होंने जो कहा है कि वो है जुना वाला, मतलब बहुत दिनों से भाई रहा है वहां पे ऐसी अवस्था में, तरुण प्रतिशाय और तरुण कहो या नव प्रतिशाय कहो, जिसमें मोस्टली जनरल प्रैक्टिस में जो तरुण प्रतिशाय हमारे पास आते हैं बारिश के सीजन में, क्या करते हैं फिर हम उसमें दीपन देते हैं, पाचन देते हैं, स्वेदन देते हैं, स्टीम देते हैं। तो स्टीम में कौन सा स्वेदन है? स्टीम में हम दे सकते हैं अजवाइन, कपूर, ठीक है, थोड़ा वासोडाइलेशन करेगा, थोड़ा कफ का विलयन करेगा, अजवाइन और कपूर, या अजवाइन, तुलसी के पत्ते या कपूर, इसको आप पानी में डाल के उबाल कर उसका इनहेलेशन दे सकते हैं। गरम खाना खाने को दो। बासी खाना, बहुत देर से ठंडा हुआ खाना खाने से भी कफ की वृद्धि होती है, यह आपको ध्यान में ही रखना है। आचार्यों ने कफ का विलयन करने के लिए बहुत सारे पदार्थों का आहार में लेने के लिए नव प्रतिशाय के लिए कहा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि ग्राम्य मांसाहार, जो गर्म मांसाहार है, भाग दौड़ करने वाले प्राणियों का मांसाहार जो गर्म रहता है, ठीक है, मद्यपान, उड़द की दाल, कुलथ गर्म है, कटु लवण आहार का सेवन, ठीक है। आचार्य चरक जी ने क्या कहा है? आचार्य चरक जी ने कहा है कि उन्होंने एक धूम सेवन कहा है, मतलब थोड़ा सा धुआं को लेने को कहा है। ये धुआं सत्तू माने जो भुना हुआ चना जो होता है, चना फुटाना, उसको आप थोड़ा सा आटा करके उसमें थोड़ा दही डालो, उसकी थोड़ी वर्ती बनाओ, उसको जलाओ, उसका धूमपान नेजल में धूम करने से कफ का स्त्राव ज्यादा होता है, छींके ज्यादा आती है और पूरा कफ रिक्त हो जाता है और आराम मिलता है। ये हो गए नव प्रतिशाय में। पक्व प्रतिशाय में उन्होंने क्या कहा है? पक्व माना भी वो पित्तज में गया, इन्फेक्टिव में गया, ठीक है। तो पक्व प्रतिशाय में हाँ
क्यों नहीं? हरिद्रा का भी धूपन कर सकते हैं, कर सकते, नव प्रतिशाय में कर सकते हैं। पक्व देखो, मैं बहुत सारे धूपन है जो मैं यूज कर रहा हूं, जिससे मुझे रिजल्ट मिलता है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये वैद्यों के लिए सेशन है, ध्यान में रखो। अगर कोई रुग्ण इसको देख रहा है तो खुद प्रयोग ना करे, वैद्यों के पास जाए और वैद्यों के पास जाकर ही इसका मात्रा, सेवन काल, टाइम, समय, बल सब वैद्य आपको बताएगा। ठीक है, ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए किया जाने वाला वीडियो है, ध्यान में रखो। तो बात कर रहे थे पक्व प्रतिशाय के बारे में, यानी कि भाई क्रोनिक राइनाइटिस है। तो क्रोनिक राइनाइटिस में दीपन पाचन दो पॉसिबल हुआ अगर वो कफ ज्यादा मात्रा में जमा हुआ है, ऐसी अवस्था अगर होती है और उसमें पीलापन ज्यादा है, जब भी बाहर आता है तो पीलापन रहेगा, तो वहां पे विरेचन कर्म बहुत जरूरी है। ये कफ जो है, देखो ये मल है, जो नाक में जमा हुआ है वो एक मल है, ठीक है। और कफ दोष भी एक प्रकार का मल ही है, मतलब ये दूसरा कफ है। अभी दोषों का कफ अलग और मल स्वरूप उत्पन्न होने वाला कफ ये भी अलग, ठीक है। तो अगर कफ की वृद्धि हो रही है मल स्वरूप में, तो ये मल स्वरूप कफ शरीर से बाहर जाना जरूरी है, उसके लिए विरेचन कर्म कहा गया है। और नाक में अगर ये कफ का मल जमा है तो वहां पे भी आपको शिरोविरेचन द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। शिरोविरेचन, उसमें बहुत सारे द्रव्य है, षडबिंदु तेल है, सुंठ का घृत का नस्य है, त्रिकटु घृत का नस्य है, ऐसे नस्यों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर मल का बल में थोड़ा प्रॉब्लम अगर रहता है, विरेचन नहीं दे पाते, तो आस्थापन बस्ती दो, कवल ग्रह दो, वृक्ष आहार विहार करो। चित्रक हरित की पान एक मस्त रसायन है, उसका भी सेवन आप कर सकते हैं शोधन के बाद 21 दिन के लिए, ठीक है। शोधन के बाद 21 दिन के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें देने वाले कल्पों में, अभी रेगुलर रूटीन में जो कल्प हम इस्तेमाल करते हैं उसमें व्योषादि चूर्ण है, महालक्ष्मी विलास रस है, लक्ष्मी विलास रस नारदीय है, चंद्रामृत रस है, कफकुटार रस है, समान वायु अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए शंखवटी है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, अपान वायु को अनुलोमित करने के लिए गंधर्व हरितकी है, आरगवत कपिला वटी है। हाँ, इन कल्पों का भी इस्तेमाल होता है। हमें बेसिक लेवल पे काम करना है। डायरेक्टली नासा का प्रॉब्लम है तो वही चंद्रामृत या शंख कफकुटार रस या सीतोपलादि चूर्ण या तालिसादि चूर्ण तो हम तो देंगे, लेकिन उसका जो संप्राप्ति है, वो संप्राप्ति जहां पे ये भंग होनी जरूरी है, जहां अग्नि प्रज्वलित होना जरूरी है, वो दवाई भी साथ में देना उतना ही महत्वपूर्ण है। आप समझ रहे? अभी पीनस के बारे में बात करते हैं। भाई पीनस क्या है? इट इज अ persistent nasal discharge due to that heaviness in the head, bad smell, difficulty in breathing। ठीक है, अभी पीनस में उन्होंने पक्व अपक्व दोनों भी बातें बताई है। अपक्व पीनस में उन्होंने मतलब वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं रहता है, लेकिन ऐसी अवस्था में ना अपक्व पीनस में इट इज अ पार्ट ऑफ प्रतिशाय। ध्यान में रखो, प्रतिशाय जैसा ही है पीनस। नाक से पानी गिरना माने प्रतिशाय, लेकिन इस प्रतिशाय के अलग अलग प्रकार 31 प्रकार, मतलब नाक से पानी गिरना या छिंके आना, या अर्बुद से लेके अर्श, अर्शते लेके नासा शोत, नासा पाक, नासा अनाह, सब जगह पे है।
लेकिन कारण क्या है यह आपको समझना बहुत जरूरी है। तो नासा में होने वाला कफ का अवरुद्धता, कफ का जमा होना, जिसके कारण अत्यधिक बहुत दिनों तक यह जमा होना, जिसके कारण उत्पन्न होने वाला शिरशूल, शिरशूल कहां पे? फ्रंटल साइड में। और जब वो पक्व होगा तब शिरशूल कहां होगा? यहां शंख प्रदेश में। अपक्व में फ्रंटल में, पक्व में शंख प्रदेश में। और दोनों भी जगह पे आपको क्या होगा? कफ। कफ रहेगा तो गंध का ज्ञान प्राप्ति में तकलीफ होती है। हेतु फिर से वही रहेगा, पीनस अपीनस के लिए। अभी ये बच्चों में ये ज्यादा मात्रा में देखा जाता है कि अननेसेसरीली ये जो फ्रूटी के पैकेट मिलते हैं, आम के, ठंडा ठंडा फ्रिज में बहुत दिनों से पड़ा होता है, ये फ्रूटी का पैकेट 5-10 रुपए में मिलने वाले सोडा के बॉटल्स, कोला, कोका कोला, या जो भी है, जो अभी बच्चों को सहजता से अत्यधिक कम मात्रा के पैसे में उपलब्ध हो रहे हैं। दही, श्रीखंड, बाहर ठंडा है और आप ये पदार्थ बच्चों को खाने को दिया। इस बारिश के मौसम में अगर आपने बच्चों को आम रस खाने को दिया, जो हम ग्रीष्म ऋतु में खा रहे थे, वही आम रस अभी आप इस वर्षा ऋतु में अगर आप खाएंगे, पीनस, प्रतिशाय उत्पन्न नहीं होगा। दिन में सोना, कफवर्धक आहार का सेवन करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वेग का धारण करना। गाड़ी चला रहे हैं, मूत्र का धारण करना, वायु का धारण करना, छींक का धारण करना, जृंभा का धारण करना, यौनिंग का धारण करना, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है लेकिन उसको रोक के रखना, ये सारे कारण वेगों के अवरोध के कारण उत्पन्न होने वाले ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि को कारणभूत है। यह आप ध्यान में रखो। जो पहला शिरशूल उत्पन्न करेगा, जिससे आम उत्पन्न होगा, जिससे उत्पन्न होगा कफ, आमज कफ या कफ रुद्धि, और जिससे उत्पन्न होगा क्लेद, और ये क्लेद रसरक्त वाहिनियों से, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम से हृदय, हृदय से लंग्स, लंग्स से अल्वियोलाई, अल्वियोलाई से साइनस, साइनस से नासा से बाहर आएंगे। ठीक है। फिर आप इसको अपक्व पीनस को एक्यूट राइनाइटिस बोलो, पक्व पीनस को क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलो, दुष्ट पीनस कृमि उत्पन्न हो जाते हैं, या फंगल साइनोसाइटिस, और कफज एलर्जिक साइनोसाइटिस। चिकित्सा क्या रहेगा? पहला तो निदान परिवर्जन करो, अवॉइड द ट्रिगर्स। फिर शिरोविरेचन करो, शोधन करो नासा का। अवपीड़क नस से भी होता है, जूस निकाल के भी आप नाक में दे सकते हैं, या रेचन नस से होता है, जिसमें त्रिकटु तेल का या त्रिकटु घृत का या शुंठी का घृत का आप नस से कर सकते हैं। लेकिन मेन जो है ना, 2 प्रकार के नस से, एक शोधन, एक शमन। एक शोधन नस से करो, फिर उसमें शमन नस से करो। शोधन से कफ को निकाल दो, धूमपान से भी कर सकते हैं। जैसे अभी हल्लमा जी ने कहा कि भाई हरिद्रा का धूपन कर सकते हैं, वो भी छिंके आएंगी उससे, या उससे अच्छा त्रिकटु का धूपन करो, त्रिकटु का धूपन भी कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद कफ एक बार गया तो 2-3 दिन के बाद फिर वो कफ उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसके आमाशय में वो कफ है। तो ये कफज पीनस में या कफज प्रतिशाय में वमन कर्म बहुत जरूरी है। पित्तज प्रतिशाय में या पित्तज पीनस में विरेचन, शिरो विरेचन जरूरी है, लेकिन कफज प्रतिशाय में या कफज पीनस में या पक्व पीनस में आपको वमन देना बहुत ही जरूरी है। वमन दो, रेचन दो,
आस्थापन बस्ती दो, धूपन करो, पर फिर बाद में शमन के लिए या ब्रूहन के लिए हम अनुतेल नस्य या वर्धमान नस्य या दे सकते हैं। चूर्ण में सीतोपलादि, तालिसादि, त्रिकटुकादि, व्योषादि चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। पक्व प्रतिशाय या कफच प्रतिशाय। कषाय में दशमूलादि कषायम, पथ्यादि कषायम, भूनिम्बादि कषायम, भारंग्यादि कषायम, कर्कट श्रृंग्यादि कषायम, ये सब बहुत सारे कषायम हैं। कटुतिक्त कषाय रसात्मक, उष्ण वीर्यात्मक। घृत में महातिक्त घृत, पंचकोलादि घृत का इस्तेमाल होता है। दाढ़ीमादि घृत का इस्तेमाल होता है, जहां हम क्षार का भी इस्तेमाल करेंगे। वटी में व्योषादि वटी, हरिद्रा खंड वटी, त्रिकटु चूर्ण वटी, इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। आगे उन्होंने पुतिनस्य वैसा ही है, जो सेम, उसको हम उसी की तरह देख सकते हैं। अर्श, अर्श और अर्बुद, अर्श की ट्रीटमेंट और अर्बुद की ट्रीटमेंट। अर्श माने नेजल पॉलिप्स, डेविएटेड नेजल सेप्टम। अर्श का पॉलिप में कौन से क्षार यूज करने हैं, किस प्रकार से क्षार यूज करना है, किस तरह से उसे लगाना है। अर्श में, नेजल अर्श में। पॉलिप भी उसी प्रकार, किस प्रकार का क्षार का वहां पे लेपन करना है, इसके बारे में। और शोथ, वातज, पित्तज, कफज, शोथ। डेविएटेड नेजल सेप्टम में जो शोथ उत्पन्न होता है उसमें, या एडेनॉइड्स में जो शोथ उत्पन्न होता है, या सर्दी के कारण जो टॉन्सिल्स में जो शोथ उत्पन्न होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। उसमें मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि भाई कौन सा अर्श, कौन सा क्षार का प्रतिसारण करना है, उसका लेपन करना है, किस प्रकार से लेपन करना है। लेकिन क्षार का लेपन करने से पहले आपके पास माइनर ओटी या ये सारी चीजें होना जरूरी है, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और अगर आप ये करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं या आपको थोड़ा डर लगता है, तो आप लेपन चिकित्सा कर सकते हैं। लेपन चिकित्सा फॉर पॉलिप के ऊपर या अर्श के ऊपर आप लेपन चिकित्सा ऊपर से भी कर सकते हैं, और दवाई साथ में चलेगी। शोथग्न दवाई चलेगी। शोथग्न, मेदोघ्न, रस पाचक, मेदोपाचक दवाई साथ में चलेगी। ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और मैं फिर से कहूंगा कि एडेनॉइड्स हो या टॉन्सिलाइटिस हो या डेविएटेड नेजल सेप्टम हो, इसमें आयुर्वेद में 100% आराम गिरता है। बिना ऑपरेशन का ये ठीक हो जाता है। बस बात यही है कि आपकी ये तैयारी हो रहनी चाहिए कि आप पथ्य का पालन करें, जो डॉक्टर ने आपको कहा है, वैद्य ने आपको कहा है, उस पथ्य को आपको फॉलो करना पड़ेगा। डूज और डोंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। और जो दवाई आपको जिस समय पे दी गई है, उस समय पे दवाई खानी पड़ेगी। तो 3 से 4 महीने में बच्चों में होने वाले एडेनॉइड्स हो, बड़ों में होने वाले टॉन्सिलाइटिस हो, या बड़ों में होने वाले डेविएटेड नेजल सेप्टम्स हो, ये भी पूरी तरह से ठीक होता है। आप सभी लोगों ने वक्त निकाल के मेरा लेक्चर सुना, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद हूँ। इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहिए, बहुत सारा प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडेनॉइड्स के बारे में बात करेंगे, नेजल सेप्टम्स के बारे में बात करेंगे। पूरा आज के लेक्चर में हमने फिजियोलॉजी, स्मेल्स ऑफ की फिजियोलॉजी, उसके टाइप्स, गंध ग्रहण कैसे होता है, उसकी संप्राप्ति कैसे होती है, इसके बारे में बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ पीडीएफ में आपको रोग निदान के स्टूडेंट्स को मैं भेजने वाला हूं, उस पीडीएफ को ध्यान से देखो, उस पीडीएफ को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। 1-2 दिन में, मतलब आज और कल में मैं पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा। आज के दिन तो मैंने सिर्फ जो टाइप्स है उसका बताने की कोशिश किया, और जो अभी आप सामने जो ये जो वर्ड फॉर्मेट में देख रहे हैं, इसका पीडीएफ मैंने अभी तक बनाया नहीं है, उसके ऊपर काम चालू है, और वो मैं आपको 1-2 दिन में भेज देता हूँ। ठीक है। कोई सवाल?
कोई नहीं सवाल, धन्यवाद। थैंक और क्या नाम, निधि, यस सर। आपका जो सवाल था ना, आपने क्या सवाल पूछा था कि भाई डोसेस के बारे में, राइट? यस सर। देखो, डोसेस के बारे में आयुर्वेद में, द्रव्य गुण विज्ञान में एक परफेक्टली एक कंसेप्ट बताया गया है कि उन्होंने तो अणु, रेणु, गुंजा, ठीक है, इस मात्रा में उन्होंने उसकी, जहाँ पे अभी आज हम जो है 50 मिलीग्राम, 15 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम तक की जो मात्रा को हम देखते हैं, वहां पे उन्होंने अणुरेणु की मात्रा में डिसाइड किया था। तो अभी ये अणुरेणु मात्रा जनरल प्रैक्टिस में जब हम बच्चों को दवा देते हैं तो उसके बारे में हम एक कंसेप्ट ध्यान में रखो, मॉडर्न के हिसाब से ही, कि 50 किलो का अगर कोई व्यक्ति है, 50 किलो का अगर कोई व्यक्ति है और उसे मुझे अगर कोई कषाय देना है, कषाय की कोई मात्रा की कोई लिमिट नहीं है। ओके। 20 ml से कषाय 50 किलो के वजन के व्यक्ति को 20 ml सुबह और शाम, यानी कितना हो गया, 40 से 50 ml। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कोई कोई वैद्य जो है 50 ml सुबह और 50 ml शाम को भी कषाय पिलाता है, जो ग्रंथ में ही लिखा हुआ है। ग्रंथ में तो ऐसा ही लिखा है कि 50 ml 50 ml पीने को दो। लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में, अभी उस समय में 4000 साल पहले ग्रंथ जब लिखा गया तो आदमी का वजन 150 किलो था, 100 किलो था। अभी इतना वजन नहीं रहता है। राइट। अभी तो वजन पूरा कम हो गया, मतलब 10 में से 8 जन का वजन तो पकड़ के चलो 50 के 60 किलो के बीच में रहेगा, तो 2 जन तो 190-200 किलो का रहेगा। तो जितना ज्यादा वजन रहेगा उतनी मात्रा बढ़ेगी। ओके सर, इसमें जैसे एलोपैथिक में होता है कि डोजेस ज्यादा देती तो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, तो इसमें ऐसा तो कुछ अपना में भी साइड इफेक्ट होता है। डोसेज अगर ज्यादा गए तो वहां पे इरिटेशन होगा, अल्सरेशन होगा, माउथ अल्सर होगा, बर्निंग मिचुरेशन होगा। हाँ, होता है अपने में भी, लेकिन जानलेवा कुछ नहीं होता। होगा तो शोधन होगा। ओके। लेकिन एक्सेप्ट जब भी कोई आप दवा आयुर्वेदिक को पेशेंट को देते हो तो एक बात हमेशा पेशेंट को समझा के रखने का कि भाई पथ्य पे रहो। मतलब दवा भी खा रहा है और खट्टा दही नींबू अचार भी खाएगा, तो भले वो दवा की मात्रा ज्यादा हो गई तो ये खट्टा दही नींबू से उसका उपद्रव और ज्यादा होता है, कॉम्प्लिकेशन और ज्यादा होता है। ओके, राइट। आप समझ रहे हैं? तो 50 किलो का वजन का आदमी है तो 20 ml से लेके 50 ml तक का डोज सुबह और शाम को हम दे सकते हैं कषाय में। वही आसव अरिष्ट का भी यही है, आसव अरिष्ट का भी यही है। अभी रही बात वटी गुटी की, तो मार्केट में जो वटी गुटी मिल रही है ना, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी, भेषज रत्नावली में वटी गुटी बनाने के लिए उन्होंने 125 मिलीग्राम से लेकर 250 मिलीग्राम की वटी के बारे में कहा है। अभी मेरा यह अनुभव है, 30 किलो के अंदर के वजन के आदमी को मैं एक 250 मिलीग्राम की वटी, आरोग्यवर्धिनी हो या कोई भी नाक गुटी हो, शुद्ध शेखर हो, ये मैं सुबह एक शाम को एक देता हूं, 30 किलोग्राम के कम के या 30 किलोग्राम तक। 50 किलोग्राम के व्यक्ति को मैं 500 मिलीग्राम की वटी सुबह एक और शाम को एक देता हूं। 50 किलोग्राम के ऊपर के 500 मिलीग्राम की एक वटी सुबह, एक वटी शाम को। अभी इसमें भी जो रसकल्प है, मैं जो ये बात कर रहा हूं, ये मैं रसकल्पों के बारे में बात कर रहा हूं। शुद्ध शेखर वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, श्वास कुटार रस, ठीक है, इन सभी में, ठीक है। लेकिन अभी जो हर्बल वटी जो है, हर्बल से बनाई हुई है, जिसमें रसकल्प बहुत कम मात्रा में है, योषादि वटी, सीतोपलादि वटी, इनकी ज्यादा मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है। ये 125 मिलीग्राम, 30 किलो का आदमी रहेगा तो 125 मिलीग्राम सुबह, 125 मिलीग्राम शाम को। 50 किलो का रहेगा तो 250 मिलीग्राम सुबह, 250 मिलीग्राम शाम को। अभी बच्चों के बारे में बात करेंगे। भाई जब बच्चों की बात आती है ना, तो 10 किलोग्राम का दिमाग में ध्यान रखो, 10 किलोग्राम। तो अगर बच्चा है तो बच्चों में आपको पूरा आधा आ जाने का है, 125 मिलीग्राम के आधा। अभी कैसे पकड़ेंगे उसको? जैसे कि
आयुर्वेद में जितनी भी सीतोपलादी वटी है, या मैं अभी हर्बल वटी के बारे में बात कर रहा हूं, व्योषादि वटी, त्रिकुटादि वटी, सीतोपलादी वटी, जिसमें रसकल्प नहीं है, ये 50 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम का दिन भर का डोज होना चाहिए बच्चों में। ये मैं ठोक मार से बोल रहा हूं, क्लिनिकल के हिसाब से, मतलब पूरा वजन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं आपको। ओके। अभी अगर रसकल्प अगर आपको देना है, 10 साल की उम्र का बच्चा है, उसको अगर बुखार आया है, जैसे कि मॉडर्न वालों ने परफेक्टली निकाल के दिया है कि भाई पैरासिटामोल देना है तो 15 mg पर केजी मिलीग्राम उसको देने का है, मतलब 15, मतलब 10 किलो का वजन का आदमी है, बच्चा है, तो उसको 15 इंटू 10 मतलब 150 मिलीग्राम का पूरा दिन भर का डोज जाना चाहिए जी। बराबर कि नहीं? हाँ जी। एमोक्सिसिलिन है तो 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, सेफिक्सिम है तो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, हाँ जी। ओफ्लॉक्सासिन है तो वो भी 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये ऐसा बताया उन्होंने। इस हिसाब से हम उसका डोसेज को ध्यान में रखते हैं। आयुर्वेद में कैसा है? आयुर्वेद में उसकी मात्रा जो है वो अनुरेणु की मात्रा में आ जाता है, गुंजा की मात्रा में आ जाता है। गुंजा इज 30 मिलीग्राम, 25 टू 30 मिलीग्राम एक गुंजा की मात्रा बताया गया है बच्चों में। हर्बल वनस्पति एक गुंजा। अभी गुंजा में भी फर्क है, देखो भाई, गुंजा में फर्क है। कोई गुंजा 30 मिलीग्राम का है, कोई गुंजा 100 मिलीग्राम का है। पूर्वी के जमाने में जो सोना चांदी बनाने वाला आदमी था ना, सोना बनाने वाला, वो गुंजा को एज अ वेट के हिसाब से पकड़ता था। मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम की, 100 मिलीग्राम का सोना लिया, समझ रहे? तो ऐसी अवस्था में एक गुंजा, भी 10 किलोग्राम के कम का बच्चा है, 10 किलोग्राम माने बच्चा का उम्र कितना रहेगा? 6 महीने का बच्चा पकड़ो, 5 से 6 महीने का बच्चा। तो 5 से 6 महीने का बच्चा अगर आपने पकड़ लिया 10 किलोग्राम का है, तो हम एंटीबायोटिक जब देते हैं, सेफिक्सिम, ओफ्लॉक्सासिन, तो हम क्या करते हैं? 2.5 मिलीग्राम की मात्रा में देते हैं। तो जो लोग पर केजी बॉडी वेट से हिसाब से देते नहीं, वो लोग के बारे में बोल रहा हूं। हम क्या करते हैं? 50 मिलीग्राम की मात्रा में देंगे। कौन कौन से? सारे हर्बल। अभी मैं, कोई व्यक्ति आपको चूर्ण बना के देगा, कोई वटी बना के देगा। तो मैंने जितने भी भारंग्यादि कषाय है, वासादि कषाय है, त्रिपुटजाति कषाय है, या वासादि कषाय है, ये सारे कषाय अगर मैं चूर्ण फॉर्म में दे रहा हूं, तो मैं उसको 50 टू 80 मिलीग्राम सुबह और शाम को, यानी कि 150 मिलीग्राम, मतलब जो एक गोली में बड़ों को एक टाइम में देता था, ये वही एक गोली 2 to 3 डिवाइडेड डोज में मैं दे रहा हूं।